किसी भी तरह का धन बल, बाहुबल, ईवीएम किसी का इस्तेमाल ना हो। प्योर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक तरीके से बिल्कुल सही सलामत इलेक्शन करवा लीजिए। 545 में से अगर भाजपा सिर्फ 5 सीटें ले जाए, मैं अपनी बची हुई जिंदगी आरएसएस और बीजेपी के चरणों में गुजार दूंगा, इनकी सेवा में गुजार दूंगा। मैं लोगों की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लोगों के खिलाफ मैं इनके हित की बात करना शुरू कर दूंगा। जी, एडवोकेट अशोक बसोत्रा एक लंबे समय से एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस धरना प्रदर्शन के चलते पिछले साल जो बातें हुई थी, उन बातों में से कई ऐसी बातें हैं जो सच हुई हैं। अब ये भविष्यवाणी कहें या इनको कैसे पता चला कि क्या होने वाला है, वो इन्हीं से जानते हैं। बसोत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। आपको भविष्यवाणी आपने जो की कि महंगाई बढ़ेगी या देश के हालात ऐसे बनेंगे, करीब 10-11 साल से जब से आरएसएस बैक्ड बीजेपी सत्ता में आई है, तो हमने बड़ी क्लोजली इनकी लीडरशिप को वॉच किया। अब नरेंद्र मोदी जी को जो हम वॉच करते हैं, देखते हैं उनकी एजुकेशन कुछ है नहीं, क्वालिफिकेशन उनकी कुछ है नहीं, और संघ की वही बांटने और काटने वाली विचारधारा से वो जुड़े रहे। वो सारे फार्मूले जानते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, हिंदू सिख किया जाए, हिंदू क्रिश्चियन किया जाए, कैसे देश में लोगों को बांटा जाए, काटा जाए, आग लगाई जाए, कैसे नौजवानों का दिमाग खराब किया जाए। इन सब चीज़ों की तो वो पूरी संघ से जानकारी ले चुके हैं और पूरी ज़िंदगी इसमें वो रहे हैं, तो ये सारा कुछ उनको आता है। अब जब देश चलाना हो तो आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। कैसी काबिलियत होनी चाहिए? जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने लीगल एक्यूमन हासिल किया था। लीगल लेवल पे बहुत ऊपर लेवल तक सारे देशों के कानून, संविधान उन्होंने स्टडी किए थे। जब हम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की, तो वहाँ भी उन्होंने सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ जो डेलिब्रेशन है उन पे रिसर्च की, स्टडी की। फिर लेबर के बारे में उन्होंने रिसर्च की, स्टूडेंट्स पे उन्होंने रिसर्च की, लेडीज़ की अपलिफ्टमेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। तो कुल मिला के कोई ऐसा शोबा नहीं बचा जिसमें बाबा साहब ने बड़ा अल्टीमेट एक्सपर्टीज हासिल ना किया हो। यही वजह है कि जब उन्होंने संविधान बनाया तो अपने उस सारे एक्यूमन को, उस सारी एक्सपर्टीज को, अपनी सारी काबिलियत को उसमें लगा दिया। और चूंकि ब्राह्मणवादी लोग ज़्यादा थे संविधान सभा में, तो जैसा वो संविधान बनाना चाहते थे नहीं बना पाए, पर फिर भी कमोवेश इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का बेस बना के एक नए समाज की संरचना का जो ख्वाब वो देखना चाहते थे, उन्होंने देखा। लेकिन अगर ये संविधान आपकी इस प्रोटेस्ट में एक चर्चा तो रहती है कि पूर्ण तौर पर संविधान लागू किया जाए, जहाँ तक तैयार कर पाए वो, अगर ये भी पूर्ण तौर पर लागू हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए, संविधान बाबा साहब ने खुद भी ये बात कही थी, अच्छा हो या बुरा हो, जिस तरह के लोग उसको चलाएंगे वैसा उसका रिजल्ट आएगा। तो अभी तक हमें वो लोग मिले ही नहीं। कांग्रेस ने थोड़ा बहुत अगर उसको अच्छा चलाया तो कुछ हद तक हमारे लोग पढ़े लिखे, आगे बढ़े, नौकरियां की, कुछ अच्छी जायदाद बना पाए, गाड़ियां ले पाए, मकान बना पाए। तो भाजपा अब उसके रिवर्स चल पड़ी। मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। तो आप पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलता है, तो भाजपा की सारी लीडरशिप इसी तरह की है। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा। उनके प्रवक्ता सुधांशु जी ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं, दूर से पता चलता है कोई अनपढ़ जाहिल है। इसी तरह उनके बाकी प्रवक्ता आप देख लीजिए। भाटिया जी हैं, वो पहले समाजवादी में थे, वहाँ चाटुकारिता करते थे, अब यहाँ चाटुकारिता करते हैं। तो अकल के नाम पे उनके पास भी 2 पैसे नहीं है। इसी तरह इनके जो मंत्री हैं उन पे आप देख लीजिए। अब अमित शाह जी हैं, तो उनका ट्रैक देखिए क्या, उनकी हिस्ट्री क्या आप देखिए। पहला चुनाव जो उन्होंने कॉलेज के दिनों में जीता था, वो भी फ्रॉड के साथ जीता था। एनएसयूआई की एक महिला के खिलाफ वो खड़े हुए और लेडीज के घर में फोन करके, लड़कियों के घर में फोन करके सबको धमकाया कि कल बड़ा यहाँ पे कोई पंगा होने वाला है, तो बच्चियों को कॉलेज मत भेजिएगा, और थोड़े से वोट लेके वो जीत गए। तो इस तरह की हिमाकत वो करते रहे। फिर उन पर कितने मुकदमे चले आपको पता ही है। ईश्वर जहां मामला आपको याद होगा, फिर जज लोया का मामला आपको याद होगा। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? अपहरण, दंगे, कत्ल, हिंदू मुस्लिम, देश को बांटना, लड़ाना, मालेगांव ब्लास्ट, अभिनव भारत। तो आरएसएस का तो यही एक प्रोग्राम है। आप इनके जो ओरिजिनेटर हैं, हेड गेवार, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। इनके जो दूसरे गुरु हैं, गुरु गोलवलकर, एसएम गोलवलकर जिनको ये कहते हैं, उनकी किताबें, या पंच ऑफ थॉट एक ही पढ़ लीजिए, या बाकी जो इनके संघ के लोग हैं उनकी किताबें, सावरकर की किताबें पढ़ लीजिए, हिंदुत्व का क्या कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो इनको सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, काट बांट, ये सब चीज़ें आती हैं। अब देश चलाने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए।
एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए। जापान हमसे आगे है, क्यों आगे है? जर्मनी हमसे आगे है, क्यों आगे है? इंग्लैंड अमेरिका हमसे आगे है, फ्रांस हमसे आगे है, क्यों आगे है? क्योंकि उनकी एजुकेशन बड़ी बेहतरीन है और प्री स्कूलिंग से लेके पीएचडी तक फ्री ऑफ कास्ट है नागरिकों के लिए हर कंट्री में, और बेहतरीन साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लीडरशिप इतनी कमिटेड है कि वो सारे देश को पढ़ाना चाहते हैं। चाइना हमसे क्यों आगे है? चाइना भी इसी बात पे चलता है। और हमारे भाजपा के जो लीडर हैं और आरएसएस के जो लोग हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो 94 to 95% पॉपुलेशन है देश की वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनकी सोच बांटने की है, तोड़ने की है, लेकिन ये तो चर्चा कर रहे हैं कि अखंड भारत तैयार करना है, अखंड भारत बनेगा, वो ये बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इनकी जो विचारधारा है वो तोड़ने की है। देखिए ये जो जादूगर होता है ना वो दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। इसी तरह जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं ना वो ज्यादा मीठे होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसने बैंक लूटना होता है ना वो एक साधु के बेस में पब्लिक में घूमता है और वहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा करता है। एक शरीफ भला मानुस बन के बैंक के अंदर जाएगा, सारी जानकारी लेगा और फिर प्लानिंग करेगा और बैंक को लूट के ले जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आरएसएस सीआईए की एजेंट है या उन विदेशी ताकतों की एजेंट है जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना पिछले 11 साल में देश की जो दुर्दशा हो गई, टैक्स की मार से आम आदमी मर गया। 125 करोड़ 150 करोड़ में से 125 करोड़ पॉपुलेशन, भारत की परचेजिंग पावर जीरो नील हो चुकी है। रसोई का खर्चा निकालने के लाले पड़ गए हैं लोगों को। 80 से 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन तो ये खुद फ्री में बांट रहे हैं। इन्होंने एडमिट कर लिया इन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। 10 से 12 हजार लोग रोज माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन, कुपोषण और भूखमरी से भारत में मर रहे हैं। सोमालिया से बदतरीन हालात हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया कल परसों 2 दिन पहले, आने वाले कुछ दिनों में भारत में एक बार फिर रुपया 100 रुपए से भी ज्यादा डॉलर की जो है वो कीमत हो जाएगी। इतना गिर जाएगा रुपया, इतनी कम कीमत रुपए की हो जाएगी और इसके एवज में सारी चीजों के दाम फिर आसमान छूने लगेंगे। ये तो आपने पहले भी कहा था, आज से 2 साल पहले इंटरव्यू मैंने किया था, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आपकी ये बात समझ आती तो आज यहाँ पर एक बड़ा लोगों का समूह होता, बड़े सारे लोग आपके साथ बैठ के प्रदर्शन कर रहे होते। मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, अमेरिका के 2 अप्रैल के लगे हुए टैरिफ की वजह से हमारे बजट का करीब 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया घाटा बढ़ जाएगा। अब वो कहां से पूरा करेंगे? टोल टैक्स पे चार्जेस बढ़ेंगे, आपके बैंक में पैसा डालने निकालने पे पैसे चार्जेस बढ़ेंगे, एटीएम पे चार्जेस बढ़ेंगे, हर चीज पे, किताबों पे टैक्स और बढ़ जाएगा, पेन पेंसिल पे टैक्स बढ़ जाएगा, आपकी एजुकेशन पे टैक्स बढ़ेगा, आपके खाने पीने की चीजों पे, पानी की बोतल तक पे टैक्स बढ़ेगा। पूरे देश की हाहाकार वाली स्थिति होने वाली है और कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जो पाकिस्तान के हालात है फाइनेंशियली उससे बदतरीन हमारे होने वाले हैं, बांग्लादेश से बदतरीन होने वाले हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका में जो हुआ वो कभी भी भारत में हो सकता है अगर ये संघी और ये भाजपा और ये हिंदुत्ववादी संगठन इस तरह भारत को चलाने की कोशिश करते रहे तो भारत पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अखंड भारत ये नहीं बनाएंगे, ये 14-15 मुल्क अखंड भारत अशोका का जो था उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, ये भारत के ही 15 और टुकड़े कर देंगे। देख लीजिएगा ये हालात होने वाले हैं। लेकिन आरएसएस संघ के लोगों का दावा है कि जब भी कहीं आपदा आई है, जब भी भारत के अंदर कोई परेशानी हुई है, उन लोगों ने लोगों का साथ निभाया है। तो इतना बड़ा एक संगठन है, आपको लगता है कि देश के ऐसे हालात बन पाएंगे, भुखमरी हो पाएगी या लोगों को परेशानी होगी? ये लोग बचा लेंगे उन लोगों तक राशन या उन लोगों की सेवा करने के लिए ये स्वयं सेवक संघ के लोग आगे आ जाएंगे? मैंने पहले ही कहा, साधु का भेष बनाकर ही गलत काम किया जा सकता है, शराफत का चोला ओढ़कर ही आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। इसी तरह राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर ही राष्ट्र को बर्बाद किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप राष्ट्र विरोधी बातें करेंगे तो आप मारे जाएंगे, लोग आपका भरोसा नहीं करेंगे। ये संघी शुरू से यही काम करते आए हैं। अगर ये इतने ही ईमानदार थे तो बताएं इनके पास अरबों खरबों रुपया कहाँ से आया? अगर ये इतने ही ईमानदार थे तो इलेक्शनों में करोड़ों अरबों रुपया खर्चते हैं ये लोग, फिर इलेक्शन ना जीते तो एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं। तो ये जो हेल ऑफ मनी इनके पास आता है वो कहाँ से आता है? 25-25 लाख करोड़ रुपया अंबानी अडानी जैसों का जब ये माफ करते हैं तो कम से कम 50% तो संघ को और भाजपा को और इनको पर्सनल लेवल पे मिलता होगा। मोदी जी का अकाउंट अगर स्विस बैंक नहीं होगा तो उसके परिवार का होगा।
मोहन भागवत का नहीं होगा तो उसकी फैमिली मेंबर्स का होगा। अदरवाइज क्यों अंबानी अडानी को अरबों खरबों दे दिया जाता बजट का, जबकि आम आदमी के पास तो खाने की रोटी नहीं है। एजुकेशन फ्री करनी चाहिए थी, नहीं कर रहे। हेल्थ सेक्टर फ्री करना था, नहीं कर रहे। पर्सनल सिक्योरिटी लोगों को नहीं मिल रही, रूल ऑफ लॉ नहीं मिल रहा, नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गए, हाहाकार मची हुई है। और ये लोग अरबों खरबों में खेल रहे हैं। तो कैसे खेल रहे हैं? देश को लूट के खेल रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? ये पूंजीपतियों के साथ मिलकर सारा पैसा डकार जाते हैं, हिस्सेदारी बांट लेते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, मोदी जी चौकीदार नहीं है, वो भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। सारी की सारी भाजपा, सारी की सारा संघ और हिंदुत्ववादी संगठन ये हिस्सेदार हैं। राम जन्मभूमि जो है उसका पैसा तक तो ये लोग खा गए, सामने सामने डकार गए। अरबों खरबों की लूट मची। और इससे पहले भी 1990-91 में जब इन्होंने अडवाणी जी ने जुलूस निकाला था, घर घर से ईंट और पैसा गया था, कहाँ गया वो पैसा? करोड़ों अरबों रुपए अब तक खा गए। तो ये भेष बदलते हैं और शरीफ बनते हैं, भले मानस बनते हैं, देश के बड़े हितैषी बनते हैं और फिर ये देश और देशवासियों को लूटते हैं। इनका एक ही मकसद है, भारत कहीं फिर से बुद्ध में ना हो जाए, फिर से सोने की चिड़िया ना बन जाए और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे लोग इसके आगे कटोरा लेके ना खड़े हो जाएं। तो उन्होंने एक एजेंसी के तौर पे इनको यहाँ रखा है और ये इंश्योर कर रहे हैं कि भारत बर्बाद रहे। अब तो इनके संघ से बाहर निकले हुए हजारों लोग ये बात खुद कह रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वकील साहब है तिवारी जी, 14 साल रहे संघ में, अब वो जो बातें बता रहे हैं सुन लीजिए। एक नेवी के थे ऑफिसर, वो निकले थे संघ से, वो बता रहे हैं। फिर बमर मेघवाल जी संघ से निकले, वो बता रहे हैं। तो हजारों लोग जो संघ में रहे हैं, जो संघ से निकले हैं, छोड़ के आ गए हैं, वो संघ की सारी करतूतें बता रहे हैं। तो इनके अंदर की सारी खबरें अब हमें जरूरत ही नहीं है बताने की। संघ के अपने लोग संघ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो देश की बर्बादी का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन सामने खड़ा है तो वो कोई पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस कोई नहीं है। वो भारत के अंदर आरएसएस है और उनके जितने विंग है, चाहे पॉलिटिकल है या सोशल है या रिलीजियस है, यही विंग है जो भारत को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। वरना शिक्षा बर्बाद नहीं की जाती। किसी देश को बर्बाद करने के लिए उसकी शिक्षा बर्बाद कर दो, देश बर्बाद हो ही जाता है। और संघ इंश्योर कर रहा है, भाजपा इंश्योर कर रही है कि सारे लोग मोदी की तरह अनपढ़ जाहिल गंवार हों और देश बर्बाद हो जाए। और यही वो चाहते हैं और वो यही कर रहे हैं। आपने भाजपा और आरएसएस की जो बात कही है कि ये लोग देश तोड़ना चाहते हैं, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर ये सब इनकी वजह से हो रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और उनके समर्थक आप देखिए, उनकी भीड़ देखिए। आरएसएस के ऊपर जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर आरएसएस ऐसी है तो देश का लाखों करोड़ युवा आरएसएस के साथ क्यों है? उन्हें ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही जो आप बता रहे हैं? संसार जी, उनके साथ 2, 3, 4 या 5% ही लोग हिंदू हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, अपर कास्ट के लोग ही हैं और 2-3% SC, ST, OBC के लगा लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं है। रही बात आपका सवाल इलेक्शन कैसे जीतते हैं, तो अगर एक फ्री इलेक्शन, एक फेयर इलेक्शन, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भारत में हो जाए और संघ को 545 में से अगर 5 सीटें भी आ जाएं तो मैं सारी उम्र भाजपा की गुलामी करने को तैयार हूं। मगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री का मतलब पैसे का खेल नहीं होना चाहिए, फेयर का मतलब कोई हैंकी पैंकी, कोई धन बल बाहुबल नहीं होना चाहिए और EVM का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, कहीं ED का इस्तेमाल ना हो, CBI का इस्तेमाल ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल ना हो, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल ना हो, किसी भी तरह का धन बल, बाहुबल, EVM किसी का इस्तेमाल ना हो। प्योर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक तरीके से बिल्कुल सही सलामत इलेक्शन करवा लीजिए। 545 में से अगर भाजपा सिर्फ 5 सीटें ले जाए, मैं अपनी बची हुई जिंदगी RSS और BJP के चरणों में गुजार दूंगा, इनकी सेवा में गुजार दूंगा। मैं लोगों की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लोगों के खिलाफ मैं इनके हित की बात करना शुरू कर दूंगा। जी, तो एडवोकेट अशोक बसोत्रा आज हमारे साथ थे। RSS और भाजपा का भांडा फोड़ दिया है इन्होंने। इनके इल्ज़ाम बड़े गंभीर हैं। क्या ये इल्ज़ाम सही हैं? अगर सही हैं तो RSS, भाजपा, सवाल फिर वही है कि वो सत्ता पे काबिज क्यों है, लोग उनके समर्थन में क्यों है। अब इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन इल्ज़ामों में कितना दम है, ये कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने कमेंट के राही बता सकते हैं।